नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ के अवसर पर 16 सितंबर को भारत में 24वां विश्व ओजोन दिवस आयोजित। आयोजन की विषय वस्तु शीतलता बनाए रखो और प्रगति करो। ब्रिटेन के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के बाद इसरो ने अगले 6 महीनों में 18 प्रक्षेपणों की घोषणा की। हैदराबाद के वाटर एंड लाइवलीहुड्स फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने सूखे बोरवेल को रिचार्ज करने की नई तकनीक विकसित की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में हुए शोध का निष्कर्ष, अर्थव्यवस्था में हुए विकास से कार्यालयों तथा घरों में आग लगने का खतरा बढ़ा। हर वर्ष 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के द्वारा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ मनाई जाती है, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का क्षय रोकने वाले रसायनों का उत्सर्जन रोकना। इस वर्ष के समारोह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया, जिसका नाम है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP। साथ ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया सक्सेस स्टोरी नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस ओजोन की परत के संरक्षण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पृथ्वी के वातावरण में पराबैंगनी किरणों का सबसे शक्तिशाली स्रोत है सूर्य। सूर्य की हानिकारक किरणें सीधी पड़ने से इंसानों में कैंसर और यहाँ तक कि मोतियाबिंद जैसी स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा होती हैं। पृथ्वी के वातावरण को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ओजोन की परत सुरक्षित रखती है। ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में स्थित एक जीवन रक्षक गैस की परत है। भारी मात्रा में औद्योगिक गतिविधियों तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन गैस का स्तर सिकुड़ने लगा था। शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक में ओजोन की परत में छिद्र का पता लगाया तथा वैश्विक समुदाय से CFC का उपयोग न करने की अपील की, ताकि इस गंभीर स्थिति पर काबू पाया जा सके। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसकी वर्षगांठ हर वर्ष 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष की विषय वस्तु थी शीतलता बनाए रखो और प्रगति करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए क्षयकारी पदार्थों यानी ODS का प्रयोग समाप्त कर पृथ्वी के ओजोन स्तर को संरक्षित करने के लिए किया गया समझौता है। 1987 में इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से लेकर आज तक इस पर कार्यान्वयन से 98% से अधिक ODS समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे ओजोन स्तर में सुधार हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर हम सभी कई तरह से ओजोन स्तर के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC से बने एरोजोल स्प्रे का इस्तेमाल बंद करना, अग्निशमन यंत्र की बजाय हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग करना, फ्रीजर तथा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करना, क्योंकि इसमें थोड़ी भी खराबी आने पर वातावरण में CFC का उत्सर्जन हो सकता है, CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर का उपयोग करना आदि। इस वर्ष 24वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। समारोह में मंत्रालय ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP नामक एक मसौदा जारी किया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी क्षेत्रों में वर्ष 2037-38 तक शीतलता की मांग में 20 से 25% तक की कमी लाना,
शीतलता के लिए ऊर्जा की मांग में वर्ष 2037-38 तक 25 से 40% की कमी लाना तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौशल भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 तक 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना। भारत ये मसौदा तैयार करने वाला विश्व का पहला देश है जिसमें सभी क्षेत्रों में शीतलता की आवश्यकता कम करने की बात की गई तथा शीतलता की मांग कम करने के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है। Today when I see that we are the only one in the country, in the whole world, to be launching our national cooling action plan, maybe after some time it will become part of the strategy of the country, it will become a great guideline for everyone. Nowhere in the world a program of the magnitude where 1 lakh air conditioning and cooling technicians, they are being trained by any department. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के अंतर्गत कौशल विकास तथा उद्यम मंत्रालय के सहयोग से प्रशीतन तथा एयर कंडीशन तकनीशियन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया सक्सेस स्टोरी नामक एक पुस्तिका का विमोचन, मंत्रालय के ओजोन विभाग की वेबसाइट का उद्घाटन तथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ODS के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली या MIS भी आरंभ किया गया। इसके अलावा प्रशिक्षकों तथा तकनीशियनों के लिए गुड सर्विस प्रैक्टिसेस तथा इंस्टॉलेशन ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स विद HCFC 22 एंड फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स नामक 2 पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों समेत सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों ने वातावरण में ओजोन परत के लिए क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन वाली गतिविधियों से दूर रहकर ओजोन परत के संरक्षण में मदद देने की शपथ ली। ओजोन दिवस समारोह को स्मरणीय बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोस्टर निर्माण, चित्रकारी तथा नारे लिखने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए। भारत लगातार पर्यावरण के अनुकूल तथा कम ऊर्जा खपत वाली तकनीकियों के विकास में लगा हुआ है ताकि ओजोन उत्सर्जन करने वाले पदार्थों को समाप्त किया जा सके। भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है जो बिना ओजोन स्तर को नुकसान पहुंचाने वाले तथा कम ग्लोबल वार्मिंग वाले पदार्थों की तकनीकियों का प्रयोग करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 16 सितंबर 2018 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C42 के द्वारा ब्रिटेन के 2 उपग्रहों नोवा SAR तथा S14 का सफल प्रक्षेपण किया। इस उपलब्धि के साथ ही इसरो के अध्यक्ष ने अगले 6 महीनों में 18 प्रक्षेपणों की घोषणा की। इसका अर्थ है कि हर 2 हफ्ते में एक प्रक्षेपण किया जाएगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 16 सितंबर 2018 को PSLV C42 से 2 ब्रिटिश उपग्रहों नोवासार और S14 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित पहले प्रक्षेपण स्थल से किया गया था। PSLV का यह सबसे हल्का संस्करण PSLV C42 अपने साथ 2 उपग्रहों को ले गया और उन्हें वांछित कक्षा स्थल में स्थापित करने में सफल रहा। इसरो के PSLV का यह एक प्रकार का 12वां प्रक्षेपण था। सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड या SSTL के स्वामित्व वाले इन 2 उपग्रहों को पृथ्वी से 583 किलोमीटर की दूरी पर एक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया है। नोवासार का उपयोग जहाज का पता लगाने, समुद्री निगरानी, बाढ़ निगरानी और कृषि और वानिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। S14 का उपयोग पर्यावरण निगरानी, शहरी प्रबंधन और आपदाओं से निपटने के लिए किया जाएगा।
यह वाणिज्यिक प्रक्षेपण SSTL और इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौते के तहत किया गया था, जिससे इस तरह के अभियान की बारंबारता में वृद्धि हो सके। इसरो ने अगले PSLV रॉकेट को भी प्रक्षेपित करने की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय उपग्रहों के अलावा तीसरे पक्ष के 30 छोटे उपग्रह भी शामिल होंगे। इसरो प्रमुख ने यह भी घोषणा की कि इसरो का लक्ष्य अगले 6 महीनों में 18 अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देना है, यानी प्रत्येक 2 सप्ताह में एक प्रक्षेपण किया जाएगा। योजनाबद्ध प्रक्षेपण अभियानों में से प्रमुख रूप से GSAT-11, चंद्रयान 2, चंद्र मिशन और GSLV Mk3D2 अभियान शामिल हैं। भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 को फरवरी 2019 में संपन्न किया जाना तय है। GSLV Mark 3 D2 अभियान में पहली बार डिजिटल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण संसाधन केंद्रों पर लक्षित संचार पेलोड ले जाएगा। अन्य प्रक्षेपणों में GSAT की श्रृंखला शामिल है, जो सरकार के डिजिटल इंडिया प्रयासों के तहत प्रति सेकंड 100 GB की बैंडविड्थ की गति प्रदान करेगी। उपग्रह AGSAT-20, GSAT-11 और GSAT-29 का प्रक्षेपण अगले वर्ष किया जाएगा। इसरो ने कार्टोसैट और रीसैट उपग्रहों को भी अगले 6 महीनों में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। इनके अलावा इसरो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान है, जो अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन होगा, जिसे 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम हैदराबाद के शोधकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने साधारण तकनीक से सूखे बोरवेल को रिचार्ज करने की विधि विकसित की है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। गुफ्तगू में मिलिए युवा अभिनेता विकी कौशल से, रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से मॉनसून या धरती के अंदर पानी के दोहन पर निर्भर रहते हैं। धरती की सतह के नीचे पानी भंडारित होता है। जनसंख्या में वृद्धि तथा शहरीकरण के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी आपूर्ति के लिए गहरी खुदाई की जाने लगी है। इस कारण भूजल स्तर घटने लगा है। अब हैदराबाद स्थित वाटर एंड लाइवलीहुड्स फाउंडेशन ने साधारण तकनीक से सूखे बोरवेल को फिर से रिचार्ज करने की विधि विकसित की है। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये दिलचस्प रिपोर्ट। जल ही जीवन है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। भूजल से होने वाली पानी की आपूर्ति जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इसमें पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में एकत्र पानी निकाला जाता है। आजकल शहरों और गांवों में गहरे बोरवेल खोदकर पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। अत्यधिक पानी निकलने से देश के कई हिस्सों में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी को निकालने के लिए पृथ्वी की सतह में 50 से लेकर 1500 फीट की गहराई तक बोरवेल खोदा जाता है। अत्यधिक पानी के दोहन और कम रिचार्ज होने की वजह से धरती के नीचे का पानी सूख सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सूखे हुए बोरवेल का उपयोग पानी को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है? अब हैदराबाद में वाटर एंड लाइवलीहुड्स फाउंडेशन यानी WLF के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव तकनीक विकसित की है, जिससे सूखे बोरवेल को भूजल रिचार्ज कूप में बदलने में मदद मिलेगी। WLF एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से गरीबों के लिए जल सुरक्षा और उनकी आजीविका को बढ़ाने की दिशा में सामुदायिक विकास के कार्य करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी भारत के तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में बोरवेल के पानी को फिर से रिचार्ज करना है, जहां बारिश बेहद कम होती है। इस नई तकनीक का एक अतिरिक्त लाभ ये है कि इससे किसानों को बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे संरक्षित करने में मदद मिलेगी। The contribution of groundwater to the irrigation has increased to almost 50-55%, and particularly in the southern states of India, groundwater plays an important role, and here the geology is quite different from the North Indian states. Here, after a few feet of soil depth,
we find hard rock below, and then the groundwater flows through the fractures in these hard rocks. So whenever there is a rainy season and then normal rainfall, then it is immediately reflected in terms of groundwater levels. मॉनसून के न आने, जमीन से अत्यधिक पानी निकालने और भूजल स्तर नीचे चले जाने की स्थिति में बोरवेल सूख जाते हैं। इस नई विधि से पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी भूजल स्तर तक पहुंचाया जाता है। इस तरह के बोरवेल बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने इसके डिजाइन के लिए 3 कारकों पर विचार किया। इनमें वे क्षेत्र जहां कुओं के आसपास पानी इकट्ठा होता है, बारिश की अधिकता और जल भराव वाली जगह की मिट्टी शामिल है। बोरवेल की रिचार्ज दर सतही क्षेत्र और फिल्ट्रेशन बेड की फिल्टर करने और जल वाहिनियों में मौजूद दरारों के पानी अवशोषण करने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है। पानी अवशोषण करने की क्षमता को जानने के लिए 1 टैंकर पानी सूखे हुए बोरवेल में डाला जाता है। अगर बोरवेल पानी को अवशोषित करता है तो ऐसा बोरवेल रिचार्ज करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसे टैंकर टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद बोरवेल में फिल्टर पिट बनाई जाती है, जिसके अंदर पाइप में पत्थर, रेत इत्यादि को समायोजित करने के लिए इसमें लंबवत कटाई और छेद किए जाते हैं। इस तकनीक में ऊपरी क्षेत्र में वर्षा का जल एकत्र किया जाता है और इसे बोरवेल के चारों ओर पत्थर व रेत से बनी परतदार फिल्ट्रेशन पिट द्वारा छाना जाता है। इसके बाद फिल्टर किए गए पानी को सूखी हुई दरारों के माध्यम से गहराई में कठोर चट्टानों में बनी जल वाहिनियों में फिर से भरने में उपयोग किया जाता है। थोड़े समय बाद मिट्टी की नमी और उस क्षेत्र में पानी के इकट्ठा होने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे रिचार्ज होने वाले बोरवेलों द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। Crisis of a longer dry period or a deficit rainfall, whatever the rain that comes, farmers will be able to capture it and then completely recharge into the borewell, and then later they will be able to use it. इस नई तकनीक का परीक्षण कर लिया गया है और यह चट्टानी इलाकों व हाइड्रोजियोलॉजिकल जैसी स्थितियों और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फायदेमंद साबित हुई है। इसके परिणामों से पता चलता है कि जिन बोरवेल को रिचार्ज किया गया था, वहां के भूजल स्तर की स्थिति में सुधार हुआ है और आगे चलकर इसका उपयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए भी किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों से पिछले कुछ दशकों में जीवन शैली में भारी बदलाव आया है, जिसकी वजह से जिन इमारतों में हम रहते हैं उनकी बनावट में भी आरामदायक तथा वैभवपूर्ण जीवन शैली के अनुरूप परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन ढांचागत बदलावों के कारण संभव होते हैं, जिनके निर्माण के लिए नए पदार्थों का उपयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव तथा उनकी टीम अपने विस्तृत अध्ययन में इस नतीजे पर पहुंची है कि आर्थिक स्थिति में सुधार तथा जीवन शैली बेहतर होने के कारण 20 वर्ष पहले की तुलना में आग लगने का खतरा आज 3 गुना बढ़ गया है। सामान्य शब्दों में कहें तो इस अध्ययन के अनुसार आग लगने तथा जीवन में इसके खतरे की आशंका काफी बढ़ गई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत में पिछले 2 दशकों के दौरान काफी तेजी से विकास हुआ है, जिसकी वजह से उपभोक्ता जनसांख्यिकी काफी बदल गई है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इस बदलाव का असर आवासीय भवनों के साथ साथ कार्यालयों में होने वाले रूपांतरण में भी देखा जा सकता है। अधिक से अधिक सुविधाओं वाली शानदार जीवन शैली का आनंद उठाने के लिए भवनों में कई तरह के संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस तरह के परिवर्तन बेहतर जीवन शैली का सूचक होते हैं, लेकिन आज घरों और इमारतों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में बदलाव आया है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। Earlier, the kind of materials used within rooms were included solid wood and natural fabrics. And nowadays we are using more and more plastics and polymeric materials. These plastics also give rise to a lot of toxic fumes which are dangerous for human beings. So in this study we assessed what is the level of fire loads available within buildings, which is the amount of fuel available per square meter of a room, which in case of a fire will burn and give rise to a fire. लगभग 20 साल पहले एक इमारत के इंटीरियर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री मुख्य रूप से सेल्यूलोज पर आधारित थी।
सेल्यूलोज पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य घटक है। इसका अर्थ है कि लकड़ी और लकड़ी की सामग्री का उपयोग बड़े पैमाने पर होता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से आधुनिक कार्यालयों और आवासीय भवनों में खोखली नालीदार प्लास्टिक की छतें, विभाजन के लिए बनी दीवारें, प्लास्टिक के दरवाजे, छत के पैनलों, दीवारों के लिए कोर पैनल, आंतरिक परिष्करण सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग शुरू हुआ है। हालांकि इस तरह के बदलाव जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं, लेकिन निर्माण के दौरान उपयोग की जाने वाली नई सामग्री को बनाने में हुए बदलाव से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। पुरानी सामग्री जो लकड़ी और सेल्यूलोज से बनी होती थी, उसके मुकाबले इस नई सामग्री में बड़ी मात्रा में ऊष्मीय मान होता है, जिससे वो जल्दी आग पकड़ लेती है। इसका परिणाम ये होता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इमारत में तेजी से आग लगती है और इससे नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। औसत अग्निभार ऊर्जा घनत्व और अग्निभार की इकाई निर्धारित करने की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और उनकी टीम ने अहमदाबाद के पास एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, जहां उन्होंने इमारतों की संरचनाओं और इनके अंदरूनी हिस्सों का विश्लेषण किया। इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। उन्होंने पाया कि अग्निभार ऊर्जा के घनत्व में भारी वृद्धि हुई है। नतीजों से पता चलता है कि वर्तमान औसत अग्निभार ऊर्जा घनत्व लगभग 20 साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा आयोजित यह सर्वेक्षण वास्तव में प्रशंसा योग्य है और शहर के योजनाकारों और अग्नि सेवाओं की समीक्षा करने और भवन के निर्माण के दौरान भारतीय सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों को नए सिरे से स्थापित करने में मदद करेगा और इन्हें अपने निवासियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। स्पेसएक्स ने चंद्रमा पर जाने के लिए पहले निजी यात्री के नाम की घोषणा कर दी है। जापान के फैशन रिटेलर जोजो के अरबपति संस्थापक तथा सीईओ यूसाकु मिजावा 2023 में स्पेसएक्स के चंद्रमा अभियान के पहले निजी यात्री होंगे। मिजावा के 5 दिवसीय अभियान में उनके साथ 6 से 8 कलाकार भी होंगे, जिनमें शिल्पकार, संगीतज्ञ, फैशन डिजाइनर तथा विजुअल मीडिया बनाने वाले लोग शामिल होंगे। स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल को चंद्रमा तक ले जाने तथा वापस लाने के लिए अपना फैल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। 118 मीटर लंबे रॉकेट में क्रू तथा सामानों के साथ लगभग 100 टन वजन वहन करने की क्षमता है। जमीन पर परीक्षण के लिए इसके 2019 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। पिछले वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी देते हुए खतरे की घंटी बजाई थी कि दुनिया के सर्वाधिक संक्रामक रोग के रूप में तपेदिक यानी टीबी ने HIV तथा एड्स को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया भर में मृत्यु के कारणों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने तपेदिक से लड़ने के लिए वैश्विक योजना तैयार करने पर सहमति जताई। तय किया गया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान 26 सितंबर को पहले तपेदिक सम्मेलन का आयोजन किया जाए। सम्मेलन में वैश्विक नेता 2030 तक तपेदिक महामारी को समाप्त करने की योजना तैयार करेंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने आइस क्लाउड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 यानी ICESat-2 उपग्रह का 15 सितंबर को सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण कैलिफोर्निया के वॉन्डनबर्ग एयरफोर्स बेस स्थित स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 2 से किया गया।
3 वर्षों तक कार्य करने वाला ये उपग्रह बर्फ की चादर, ग्लेशियर तथा समुद्री बर्फ में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देगा, जिससे ये पता लगाने में आसानी होगी कि उन स्थानों पर रहने वालों पर परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तेज रफ्तार जिंदगी के तनावों का सामना करते हुए उससे उबरने के लिए प्रबंधन करना कठिन हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में अधिकतर लोग तनाव का सामना करते हैं तथा दिमागी रूप से तरोताजा रहने के लिए सकारात्मक तंत्र विकसित करने का उपाय तलाशना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में द जॉर्ज इंस्टीट्यूट, वेलकम ट्रस्ट तथा डीबीटी इंडिया अलायंस ने मानसिक रूप से तरोताजा रहने के लिए संयुक्त रूप से एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। हेल्दी माइंड स्ट्रीट आर्ट नामक ये आयोजन 14 सितंबर को दिल्ली में साकेत के सिटी वॉक मॉल में आयोजित किया गया। इस अनोखे कार्यक्रम में कलाकार तथा शोधकर्ताओं ने विशेषकर कार्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में जागरूकता फैलाने के लिए मंच साझा किया। जॉर्ज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दैनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर व्याख्यान दिया तथा सामान्य रूप से होने वाले मानसिक तनावों के लक्षणों तथा पहचान की जानकारी दी। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम आपको बताएंगे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एडविन मैकमिलन के बारे में। उनका जन्म 18 सितंबर 1907 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। एडविन नेपच्यूनियन की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 93 वाला नेपच्यूनियम एक रासायनिक तत्व है। इस खोज के लिए उन्हें 1951 में रसायन विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैकमिलन ने यह पुरस्कार ग्लेन सीबोर्ग के साथ साझा किया। उन्होंने लेड तथा थेलियम के मिश्र धातु पर एक्सरे के प्रभाव पर भी शोध किया। वर्ष 1951 में उन्हें रिसर्च कॉर्पोरेशन साइंटिफिक पुरस्कार तथा 1963 में प्रोफेसर वेक्सलर के साथ संयुक्त रूप से एटम्स ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैकमिलन का देहांत 7 सितंबर 1991 को 83 वर्ष की उम्र में अमेरिका में हुआ। अपने क्षेत्र में उनके शोध वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं को ट्रांसथेलियम पदार्थों की बेहतर समझ में मदद करते हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।